हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया अच्छे मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। जो हमारा सब्जेक्ट है वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या करना है, क्या देखना है, वो सब हमने पढ़ा। कैसे रिकॉर्ड होगा, क्या होगा, वो मैं कल से पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा। बट सब्जेक्ट में करना क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स हो गए हमारे, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू लाने की कोशिश करेंगे कि है क्या, करना क्या है यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं बार बार आगे यूज़ करते रहूँगा। आपको लगेगा सर इसका क्या मतलब है, आप अननेसेसरी खुद का मीनिंग डिफाइन करना चालू कर दो। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि वो मीनिंग मैं ही समझा दूँ कि वो होता क्या है। वो मीनिंग के आप तुक्केबाजी में ना जाओ, वो मीनिंग समझ लो। बट मैं आपसे पूछूंगा, आपको जो पता है उस वर्ड्स के बारे में आप लोग मेरे को बताओगे। मुझे लगता है सही है मैं बोलूंगा सही है, मुझे लगता है गलत है मैं बोल दूंगा गलत है। बट घबराना नहीं, बिंदास बोलना। जो पता है उसके बारे में वो हम बिंदास बोल देंगे। जरा आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ब्रांचेस, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचेस? किसी सब्जेक्ट की ब्रांचेस मतलब क्या? यदि लिखेगा नहीं, कोई नहीं, मेरे साथ नहीं लिखेंगे, मैं लिखने को समय देता हूँ। आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपने ऑब्जर्व किया, 2 ही हुए मैं मानता, बट मैंने लिखने को समय दिया था ना। पेशेंस, मेरे साथ मत लिखो, क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको दिमाग में रखनी ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू जस्ट गोइंग थ्रू दैट। रिकॉर्ड लिखने से ज़्यादा बेहतर है, आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसा ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट के ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा था। साइंस के ब्रांचेस थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक ब्रांच थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे 3 ब्रांचेस थी ना आपको। और भी होती है साइंस में, और भी होती है, जूलॉजी एंड एवरीथिंग वो भी होती है। वैसे उसी तरह अकाउंट्स में 3 ब्रांचेस है। अकाउंट्स की भी कितनी ब्रांचेस है? 3। जो हमारा सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इसकी 3 ब्रांचेस है। 3 ब्रांचेस कौन सी? हैव यू हर्ड ऑफ एनी ब्रांच? आप लोगों ने सुना है कभी? नहीं सुना है तो मुंडी हिला दो। नहीं सुना है आपने कभी ब्रांचेस के बारे में? सर सब्जेक्ट ही पहली बार पढ़ रहे हैं। लेट मी हेल्प यू विद दैट। 3 ब्रांचेस कौन सी है? पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, ऐसे 3 प्रकार की अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? एक बात समझना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, ये अकाउंटिंग है। क्या लगता है, सुन के क्या लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता होगा? कैन एनीवन वांट्स टू ट्राई? एक वाइल्ड गेस लगा सकते हो आप, इट्स यू ऑलवेज वेलकम, घबराना नहीं। कोई भी चीज़ रही बोल देने, बिंदास बोलने का, जो लगता है सर शायद ऐसा कुछ होता होगा। अकाउंटिंग मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज कीपिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग मतलब क्या है वो देखा हमने, इट इज़ अ लैंग्वेज टू हेल्प यू टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड और क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे, ये सोचना है। एनीवन वांट्स टू ट्राई? नो, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है हमारा? अकाउंटिंग करने का पर्पस एक रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन है। रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? मैं क्या रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट करना चाहूंगा? डोंट यू थिंक अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपका पहला प्राइमरी फंक्शन एक रहेगा, टू नो प्रॉफिट एंड लॉसेस। भाई मैंने धंधा किया है तो उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये पता तो करना है ना। ये कौन पता करके देगा? ये कौन पता करके देगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कौन पता करके देगा आपको? फाइनेंस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन ऑफ द पर्पज इज टू नो प्रॉफिट एंड लॉसेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन ऑफ द पर्पज इज टू नो प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमको क्या पता करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। हमको क्या पता करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। एक पर्पज और रहता है इसका, टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। एक पर्पज और क्या रहता है? टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस वी आर वेल अवेयर ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस हमको पता होता है कि भाई ये प्रॉफिट ये लॉस। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन, कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? फाइनेंशियल पोजीशन हिंदी अनुवाद कर सकते हो तो वो भी चलेगा। क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन? सिंपल शब्दों में बोला तो औकात। सिंपल शब्दों में बोला तो एक व्यक्ति की तेरी औकात क्या है, जो बोलते हैं ना तेरी औकात क्या है, मतलब तेरी फाइनेंशियल पोजीशन। तू रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम हमारे बुक्स में खुद की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तो पता कर लिया। मेरे को मेरी औकात पता करनी है, मतलब क्या? एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस में और औकात में फर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस में और औकात में फर्क है। जैसा अगर मैंने पूछा, कृष्णा से पूछा, बेटा तेरा प्रॉफिट कितना,
तो उसने क्या कमाया मैं वो जानना चाहता हूँ, उसने क्या कमाया मैं वो जानना चाहता हूँ। वही मैंने अगर कृष्णा को पूछा तेरी औकात क्या है, बुरा लगता है ना, बुरा लगता है सर औकात, ऐसा नहीं औकात नहीं, तेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, फाइनेंशियल पोजीशन सुनने को अच्छा लगता है। वैसे औकात या फाइनेंशियल पोजीशन का अगर दूसरा टर्म में इंग्लिश में बात करूँ तो वो नेटवर्थ होता है ना, नेटवर्थ प्यार से बोला, ऐसा इज्जत महसूस हुई ना, कृष्णा तेरा नेटवर्थ क्या है, इज्जत महसूस हुई। कृष्णा को लगा नहीं सर ने वही बोला औकात क्या है बोला तो बुरा लगता है, औकात क्या है बोला तो बुरा लगता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को आप दूसरे टर्म्स में नेटवर्थ भी बोल सकते हो। जैसा अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, कृष्णा के अगर नेटवर्थ की बात करूं तो उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके पास मोबाइल फोन होगा, उसके पास में कपड़े होगी, उसके पास में किताबें होंगी। डोंट यू थिंक दिस विल गोइंग टू डिफाइन कि वो मार्केट में कहाँ स्टैंड, उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। वो उसकी क्या बताती है, अगर मैं मेरे फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूँ तो ये कैमरा, मॉनिटर, ये घर, टेबल, फर्नीचर, ये सब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन करेंगे। ये सब मेरे क्या डिफाइन करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन। उस पर हम बाद में और बात करेंगे, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो पर्पस, क्या क्या दो पर्पस, फटाफट बोलो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो पर्पस, क्या क्या दो पर्पस है, पहला पहला टू नो परफेक्ट, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या है, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, औकात जानने के लिए, औकात बोलो या नेटवर्थ बोलो, वो जानने के लिए, ठीक है। अगला कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक वाइल्ड गेस तुम्हारो, नाम से कुछ समझ में आता होगा ऐसा कुछ, वाइल्ड गेस तुम्हारो, कॉस्ट अकाउंटिंग शायद ऐसा कुछ होता होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, क्या होता होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, यस कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट क्या समझ में आता है, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कितना खर्चा, कॉस्ट मतलब अगर मैं बात करूं तो कितना खर्चा। जैसा अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस मैं लिख देता हूं, फिर एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस रहता है टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। सर क्या मतलब हुआ इसका, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन का कॉस्ट असर्टन करना है, मतलब क्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ आई एम अ फर्नीचर मर्चेंट, मैं फर्नीचर मर्चेंट हूँ जिसका काम है फर्नीचर बनाना और बेचना। रॉ मटेरियल खरीदा, प्लाईवुड अलग खरीदा, माइका अलग खरीदा, फेविकॉल अलग खरीदा, लेबर इनकॉर्पोरेट की, लेबर ने काम की, फर्नीचर बनाई। तो ये मेरा काम है, फर्नीचर बनाया और बेचा। मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसा ये फर्नीचर जो इस वक्त मेरे सामने है, ये फर्नीचर बनाने के लिए कुछ खर्चे लगे होंगे, प्लाईवुड लगा होगा, माइका लगा होगा, लेबर लगी होंगी, उस प्रीमाइसेस का भाड़ा लगा होगा ना, जिस प्रीमाइसेस पे ये फर्नीचर बना है उस प्रीमाइसेस का भाड़ा भी लगेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसा अगर मैं बात करूं, मैं जैसा अगर बात करूं ये प्लाईवुड की, प्लाईवुड आपको क्या लगता है ये प्लाईवुड, कितने प्लाईवुड लगे होंगे इस टेबल बनाने को, दो प्लाईवुड लगे, तो दो प्लाईवुड की कॉस्ट। माइका लगाऊंगा, एक माइका लगा, उसकी कॉस्ट, उसमें फेविकॉल भी लगाऊंगा चिपकाने के लिए। अब फेविकॉल 1 किलो का डब्बा आता, फेविकॉल मैंने 1 किलो का डब्बा लाया था, पूरा 1 किलो इसी में पोता होगा क्या, मैंने पूरा 1 किलो एक ही फर्नीचर में लगाऊंगा कि थोड़ा इसमें थोड़ा किसी में, थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगा, पूरा एक में लगाऊंगा क्या, नहीं, बच गया था। लेबर, जैसा लेबर चार्जेस बात करूंगा, मैं सैलरी महीने भर की लेबर को देता हूँ, जैसा मैंने 10,000 रुपये सैलरी महीने भर की एक लेबर को दी, ये फर्नीचर बनाने के लिए उस लेबर ने 15 दिन लगाए, तो पूरे 10,000 रुपये का खर्चा इस अकेले फर्नीचर के लिए लगेगा, जो उसकी सैलरी का पूरा 10,000 रुपये ये एक अकेले फर्नीचर का है, कि 10,000 रुपये में उसने पूरे 30 दिन काम किया, 10,000 रुपये में उसने 30 दिन, तो 15 दिन इस पे काम किया, तो 5,000 रुपये इसका खर्चा, 5,000 रुपये इस फर्नीचर का। ये सब कैलकुलेट करना, ये सब कैलकुलेशंस कौन करके देता है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने में बना, खर्चा कितना है, उसको बनाने के लिए खर्चा कितना है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ऑपरेशन जैसा हमें नागपुर से मुंबई जाना है, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे नागपुर से मुंबई जाना है, ठीक है। अब मुझे नागपुर से अगर मुंबई जाना है तो मेरे को एयरलाइन का 2,500 रुपये लगने वाला है, एयरलाइन का फेयर 2,500 रुपये लगेगा। आपको क्या लगता है इंडिगो वाले उस प्राइस पे पहुंचे कैसे। ऐसे एक एसी रूम में बाबा बैठे थे, बाबा के चरणों में गए, डिस्टेंस रखा कि नागपुर से मुंबई का डिस्टेंस इतना है, वहाँ बैठे मेडिटेशन किए, ओम, बाबा ने बोला 2,500 रुपये, ऐसा हुआ क्या। क्या ये जो कॉस्ट पे आए रहते हैं हम इस तरीके से आए रहते क्या, बाबा के चरणों पे प्रसाद चढ़ा के, नहीं नहीं, इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जब एयरलाइन नागपुर में लैंड की तो नागपुर के एयरपोर्ट के चार्जेस लगे होंगे, पायलट की सैलरी, स्टीफर्ड की सैलरी, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी, फ्लाइट का मेंटेनेंस, फिर जब मुंबई में लैंड करेंगी वहाँ के चार्जेस, ये सब चार्जेस इन कस्टमर्स से लेने होंगे ना, जो कस्टमर्स बोर्ड करने वाले फ्लाइट, फ्यूल का कॉस्ट, ये सब जोड़ के मैं एक कस्टमर से लूंगा कि सारे कस्टमर्स से लूंगा, ये खर्चा हम एक कस्टमर पे चार्ज करेंगे कि सारे में थोड़ा 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 अलोकेट करेंगे, थोड़ा 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 अलोकेट करेंगे।
तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अलोकेशन ऑन पर कस्टमर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अलोकेशन, उसमें प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी, उसमें प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएंगी, सेलिंग प्राइस। दिस इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या ऑपरेशन की कॉस्ट निकालना। एक सिंपल पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा आप गए होटल में गए, एक पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा खा लिया, पिज्जा लिया हमने, मैं बताऊँ पिज्जा में ब्रेड लगा, चीज़ लगा, उसके बाद में टमाटर लगा, सब ऐसा मत बोलो बहुत दिन से नहीं खाया है बोले, है ना, तो ये सारी चीज़ें लगा के हमने पिज्ज़ा रेडी किया। वो पिज़्ज़ा बना कितने में, आपको तो 300 350 रुपये का मिल गया, बट उसकी आगे वाले को खर्चा कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ा होगा ना, 350 डिसाइड करने के लिए कॉस्ट, नहीं तो भाई कॉस्ट से कम में बेच दूँ तो नुकसान हो जाएगा ना, तो कॉस्ट निकाल रेंट वेंट भी तो जोड़ना पड़ेगा। देखो ककड़ी दिख गई उसके ऊपर में, टमाटर, इस सब की कॉस्ट, चीज़ की कॉस्ट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, बट इसमें कुछ इनडायरेक्ट एलिमेंट भी तो थे ना, रेंट, वो ओवन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सैलरी जिस जिस शेफ ने बनाया उसकी सैलरी, वो सब इस पिज्ज़ा के कॉस्ट पे अलोकेट करनी पड़ेगी। कौन हेल्प करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा वहाँ पे आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और पर्पज रहता है टू कैलकुलेट बजट्स एंड अप्लाई कंट्रोल, एक पर्पज और रहता है टू कैलकुलेट बजट्स एंड अप्लाई कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉर्मूले पता है, अलोकेशन का फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट का फॉर्मूला पता है, तो इनको पता होता है कि चीज़ें निकलती कैसे हैं। तो हमने इनको जिम्मेदारी दे रखी है कि अगर हमको फ्यूचर के बारे में एक प्रोजेक्ट पता करना है, जैसा एक एक टेबल बना लिया, अब मेरे को आगे 1000 टेबल का ऑर्डर आ गया, मेरे को कितने टेबल का ऑर्डर आ गया, 1000, क्या मैं वो 1000 टेबल का ऑर्डर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बना पाऊंगा क्या, पैसा कितना लगेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैंने प्राइस क्या कोट करना, क्योंकि आपने एक चीज ये जरूर ऑब्जर्व की होंगी, एक चीज बनाने के लिए खर्चा ज्यादा लगता है, वही प्रोडक्ट मल्टीपल में बनाओ तो खर्चा कम लगता है, बल्क क्वांटिटी का फायदा मिलता, बल्क परचेजेस का फायदा मिलता, टाइम कम लगता है, एक एक को बनाने के लिए टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है, और ज्यादा को बनाने के लिए टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है। एक जैसे काम फटाफट कर लो, काट काट लो, पहले एक दिन बैठ के पूरा काट काट लो, फिर अगले दिन बैठ के जोड़ लो तो फटाफट होता है काम। तो ये सब करके देने की जिम्मेदारी किसकी है, कॉस्ट। कैलकुलेट करके दे कितना पैसा लगेगा, बजट बना के दे कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कब हम ऑर्डर डिलीवर दे पाएंगे, क्या प्राइस पे मैंने ऑर्डर कोट करना चाहिए, ये सारे बजट बना के देने की जिम्मेदारी हमने किसको दे रखी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द टाइम, ड्यूरेशन, पीरियड, कॉस्ट, ये सब उसको आता है निकालते। साथ ही साथ में अप्लाई कंट्रोल का मतलब क्या है, सिंपल एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये फर्नीचर मेरा 10,000 रुपये में बनना चाहिए था, ये फर्नीचर की कॉस्ट 10,000 रुपये आनी चाहिए थी, मैं बनाने लगा, मेरा फर्नीचर ये 15,000 में बना, 10 की जगह कितने में बना, 15 में बना, ये अच्छी बात है बुरी बात है, 10 की जगह 15 में बना, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है भाई, 10 सोचा था 15 में बना, 5,000 ज़्यादा लगे। ये 5,000 क्यों ज़्यादा लगे, इसका कारण ढूंढना, ये 5,000 रुपये क्यों ज़्यादा लगे, इसका कारण ढूंढना इज अप्लाई कंट्रोल, उसका कारण ढूंढना इज अप्लाई कंट्रोल। लगा भाई कहीं तूने खर्चे ज़्यादा तो नहीं कर दिए, पता चला कि तेरे को जहाँ 100 रुपये की चीज़ लेना था तू 500 रुपये में लेके आया, ज़्यादा खर्चा कर दिया, कंट्रोल कर, रोक खर्चे, रोक, देख कहाँ गलत हो रहा है। अच्छा दूसरा, सेम ये फर्नीचर अगर 10,000 रुपये में बनना था, यदि ये 7,000 रुपये में बन गया, ये फर्नीचर जो 10,000 में बनना था यदि ये 7,000 में बन गया, तो क्या मैं इस पर कंट्रोल लगाऊंगा, क्या मैं इस पर कंट्रोल लगाऊंगा क्या, यस और नो, क्या तब मुझे कंट्रोल लगाने की जरूरत है क्या, है नहीं है। रितिका आपका क्या बोलना है या नहीं है, मुंडी ला दो दिख जाएगा। नहीं है। सुमित तेरा क्या बोलना है, कंट्रोल लगाने की जरूरत है या नहीं है। सुमित आप फ्रीज हो गए हो। सुमित का जवाब नहीं है, बट दो जनों का जवाब आया कि नहीं है, सुमित ने भी जवाब दे दिया नहीं है। आंसर तीनों के गलत है, आप तीनों के आंसर गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मेरे को एक चीज सिंपल, एक चीज ये बताओ, कंट्रोल तभी लगेगा कि जब कॉस्ट ज्यादा है। आपको नहीं लगता अगर आपको पता रहता है फर्नीचर 10 की जगह 7,000 में बनता, तो आपने बड़ा ऑर्डर ले लिए रहते कि भाई मेरे को ज्यादा पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है, मेरा तो 7,000 में ही काम हो रहा है। हो सकता है ना आप थोड़े ऑर्डर ज्यादा ले लेते, हो सकता है आप थोड़ा और अच्छा प्राइस कोट करते तो आपको और ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर मिल जाता, क्योंकि आपने 10,000 के हिसाब से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर दी होंगी। 10,000 पे 2,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, 12 में बेच दिया आपने, 10 में 2 का प्रॉफिट जोड़ दिया, 12 में बेच दिया। आगे वाले ने बोला 12 थोड़ा महंगा हो रहा है, 100 का ऑर्डर देते देते वो 50 का ऑर्डर देके चला गया,
वहीं अगर आपको पता रहता है साथ में बन रही है, आप 10 रुपए का 10,000 रुपए का प्राइस कोट करते तो शायद पूरे 100 का ऑर्डर मिल जाता हमको, हमको ऑर्डर बड़ा मिल गया रहता तब। तो क्या कंट्रोल तब भी लगाना पड़ता है बेटा, कंट्रोल तब भी लगाना पड़ता है जब प्राइस कम हो गई। क्यों? क्योंकि या तो आपका बजट गलत बना, आपने बजट बनाने में गड़बड़ की, जो कॉस्ट सोची वो कॉस्ट ज्यादा लिखी जबकि मार्केट में कॉस्ट कम थी, बजट गलत बनाया, बजट गलत बनाया। कंट्रोल लगाओ। कंट्रोल सिर्फ तब नहीं लगता जब प्राइस बढ़ी, कंट्रोल तब भी लगेगा जब प्राइस कम में काम हो गया। बजट में कंट्रोल तब तब लगता है जब डेविएशन है, बात खत्म। डेविएशन फिर अपवर्ड रहे, डेविएशन फिर डाउनवर्ड रहे, कंट्रोल लगाना है। डेविएशन नहीं आना चाहिए, एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस में डेविएशन नहीं आना चाहिए। इफ देयर इज डेविएशन यू विल हैव टू अप्लाई कंट्रोल। कैसे लगता है, क्या लगता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। वो कहाँ पढ़ेंगे हम? कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो पहला पर्पज क्या बोला मैंने, टू असर्टन द कॉस्ट, कॉस्ट पता करना है, सॉरी। पहला पर्पस क्या है, असर्टन द कॉस्ट, और दूसरा कैलकुलेट द बजट्स एंड अप्लाई कंट्रोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस था प्रॉफिट एंड लॉस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या लगता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं हुई बताने के लिए, आपने कुछ सुना हो तो बता दो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे बीच में क्यों है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू फोरकास्ट एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे बीच के फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट करते मतलब, फोरकास्ट मतलब सीकिंग इनटू फ्यूचर। दे ट्राई टू डिसाइड कि आगे क्या हो सकता है, दे ट्राई टू डिसाइड, दे हेल्प यू टू डिसाइड कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसा एग्जांपल के तौर पर, सिंपल अगर मैं एग्जांपल देखूं, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, एग्जाम या बारिश नहीं, चलो अभी दिवाली आने वाली है, अभी दिवाली का मौसम आने वाला है। मेरा काम है वो जो सीरीज आती है दिवाली में, छम 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 छम, मेरा काम है वो सीरीज मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग कब चालू करूं, दिवाली के बाद कि दिवाली के पहले? दिवाली के पहले। और दिवाली के कितने पहले? क्योंकि मेरे को देखो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग को टाइम लगेगा, मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट होने को टाइम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कस्टमर्स आएंगे, कब से आना चालू करेंगे। आपको क्या लगता है जिस दिन दिवाली है कस्टमर उस दिन सीरीज खरीद के ले जाता है कि उसके 10-12 दिन पहले से ले जाता है? अरे कई लोग तो एक एक महीना पहले से खरीदना चालू कर देते, एक एक महीना पहले से। तो ये सब मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने कब प्रोडक्शन चालू करना है, कब कहाँ, और कौन से एरिया में कौन सी डिजाइन भी बिकती है, कहाँ कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा है, कहाँ कौन सी चीज नहीं बिकती, नहीं खपती, ये चीजें हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, मेरे को बताओ इंडिया में मैं बीफ इंडस्ट्री डालूं तो चलेंगी क्या? इंडिया में मैं यदि बीफ इंडस्ट्री डाल दूं तो चलेंगी क्या? वहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बीफ इंडस्ट्री डाल दूं तो मैं तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा। यस और नो? यस और नो? तो दिस इज हाउ वी डिसाइड। ये सब डिसीजन लेने में कौन हेल्प करने का, कहाँ क्या करना, कब करना? मैनेजमेंट। क्योंकि इनके पास में 5 डेटा होता है। 5 डेटा किसने बनाया? 5 डेटा किसने बनाया? कॉस्ट और फाइनेंशियल ने। कॉस्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिन्होंने रिकॉर्ड की, जिन्होंने बनाया, उसको इवैल्यूएट करना, एनालाइज करके फ्यूचर इवैल्यूएट करने की कोशिश करना, ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। उनमें फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं, प्रेडिक्शंस के रिपोर्ट मेथड्स वगैरह दिए हुए रहते हैं, वो है। ये विविध प्रकार की रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देता है डिसीजन लेने के लिए। दे हेल्प यू टू प्रोवाइड वेरियस रिपोर्ट्स। ये भविष्य बताने के काम करता है ताकि आप डिसीजन ले सके बिजनेस के अंदर में, मैनेजमेंट डिसीजंस ले सके। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैनेजमेंट डिसीजंस ले सके। इसलिए इस अकाउंटिंग को कौन सी अकाउंटिंग बोली जाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग को कौन सी अकाउंटिंग बोली जाती है? मैनेजमेंट। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ब्रांचेस का मतलब अगर आपको समझा है, ब्रांचेस मतलब बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू 3 पार्ट्स। जैसा साइंस को डिवाइड किया है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसी तरह अकाउंट्स भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain to know the profit and loss and to ascertain the financial position. Cost accounting is to ascertain the cost, of production and operation, and to prepare या to calculate budgets and apply control. Whereas management accounting is to forecast and decision making and to have various analysis report. I hope यहाँ तक समझा है आपको? Yes or no? पक्का? इसको लिख लो, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो इसको। कॉपी में हेडिंग दे दो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सुमित बेटा क्या मोबाइल एक जगह रख लेना, तेरा मोबाइल बहुत हिल रहा है बार बार। कीप इट स्टडी ऑन वन प्लेस।
हुआ क्या? डन? चलिए आगे बढ़े। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, ध्यान देना, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, स्क्रीन पे चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया। अभी हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब देखा है, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू असर्टन फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो प्रॉफिट एंड लॉस टू असर्टन फाइनेंशियल पोजीशन। मैं जो अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ ना, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ या जो हमारे सिलेबस में है, वो ये वाली अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो कौन सी अकाउंटिंग है हमारी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम पढ़ने वाले या जो हमारे सिलेबस में, यस एग्जैक्टली, वो कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो कौन सी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं हम? फाइनेंशियल। जिसका पर्पस है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, यस ऑफ कोर्स, जिसका पर्पस क्या है? टू नो प्रॉफिट एंड लॉस और टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस जानना है और फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है या फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। एक चीज़ बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहती है, ये हम पढ़ने वाले, ये हम 11th में पढ़ने वाले, 11th में। 12th में ये थोड़ा सा इसका कुछ पोर्शन है, थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 12th में थोड़ा सा पार्ट आने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बट 11th हमारा पूरा किस पे फोकस्ड रहने वाला है? प्योरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। 11th में हम किस पे फोकस्ड रहने वाले हैं? ये तो है ही नहीं, ये 11th 12th नहीं। जब CS प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे या ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। अगर मेरे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस यदि पता करना है, मैं एक सिंपल एक चीज़ बताऊँ, अगर मेरे को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, तो क्या मैं सिंपली ये कर सकता हूँ क्या? सिंपली मैं ये कर सकता हूँ क्या? उसकी इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर कर लूँ। उसकी इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर कर लूँ। जितनी ज़्यादा इनकम, देखो इनकम माइनस एक्सपेंस, क्या बोला मैंने? इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट। वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट। एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम तो लॉस। एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम तो लॉस। ऑर्गेनाइजेशन को या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते ना, दोनों नहीं हो सकते। तो अगर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, तो मेरे को उसकी इनकम पता होना या उसके मेरे को एक्सपेंसेस पता होना। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या पता कर सकता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पता कर सकता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। और वहीं अगर मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन यानी औकात जाननी है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि औकात यानी कि नेटवर्थ जानना है, तो अगर मेरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्थ जानना है, तो भी मेरे को दो चीज़ चाहिए। जैसा अगर मैंने कृष्णा से पूछा था कि आपका नेटवर्थ कितना, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना, तो बेसिकली जो कृष्णा के पास, उसके पास में जो जमा एसेट्स है, और या उसको किसी को लाइबिलिटी पे करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसके पास में जैसा बुक, फर्नीचर, टेबल, कंप्यूटर, कपड़े, ये सब उसके पास में जमा हुए एसेट्स है, ये उसके पास में जमा हुए एसेट है, और वहीं उसी ने किससे से लोन ले रखा है, तो वो लोन का रीपेमेंट करना है, उसको लोन का रीपेमेंट करना है, वो उसकी लाइबिलिटी है, वो उसकी क्या है? देखो ये एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट अगर हमको फाइनेंशियल पोजीशन जानना है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जानना है, तो ये चार टर्म्स के मतलब समझ में आने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। जब हमको इन चार टर्म्स के मतलब समझेंगे, तो हम बोल सकते हैं हाँ, अब हम शुरू कर सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती कैसे, रिकॉर्ड कैसी होती है, वो सीखना। बट पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी। तो नाउ लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स। क्या लगता है आपको एसेट्स मतलब क्या? वाइल्ड गेस मारो सर, एसेट्स मतलब ऐसा शायद कुछ होता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एनीवन कैन ट्राई, एनीवन वांट्स टू ट्राई। वो बंदे की प्रॉपर्टी। बेटा देख, वो बंदे की प्रॉपर्टी बोल दिया ना, तो दिस इज एग्जांपल। मैंने एप्पल चीकू का एग्जांपल दिया है क्या आपको? एप्पल चीकू, डोंट कंपेयर एप्पल विद चीकू। इफ आई एम आस्किंग यू द डेफिनेशन, यू आर गिविंग मी एन एग्जांपल। जब मैंने बोला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज एन एग्जांपल, एसेट है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एसेट है, बट एसेट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज योर नेम बोला तो आई एम अ बॉय बोलना सही है क्या? माय नेम इज कृष्णा, राइट? तो यस, आपने प्रॉपर्टी जैसी बोली, आपका एग्जांपल परफेक्ट है, बट मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? देखिए, एसेट मतलब क्या होता है? एसेट कोई भी ऐसी चीज, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को उम्मीद भी नहीं है ये जो 11th पढ़ के जो बच्चे 12th में भी आ जाते हैं, उनको भी ये डेफिनेशन नहीं आती, ये ध्यान ही नहीं दिया रहता, समझा ही नहीं रहता ना। 11वीं में रट लिए होते हैं, 12th में आने के बाद भूल जाते हैं। आपने रटना नहीं है, आपने समझना है। डेफिनेशन को ढंग से समझो, समझ में आएंगी, याद भी रहेंगी। एसेट मतलब क्या? एनीथिंग। देखो एसेट मतलब एनीथिंग और रिसीवेबल
which is under the control of entity and future economic benefits can be derived. Asset means anything or receivable which is under the control of entity and future economic benefits can be derived. सर कुछ नहीं समझी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ, मैं उसके लिए हूँ, मैं समझाने के लिए मैं हूँ। ध्यान से देखना, पहला टर्मिनोलॉजी जो इसके अंदर में हमने पढ़ना है वो क्या, एक मिनट, एसेट इज एनीथिंग और रिसीवेबल, एनीथिंग और रिसीवेबल। थिंग मतलब क्या होता है, थिंग, अभी पहले थिंग्स पे बात करते हैं, रिसीवेबल पे बाद में बात करेंगे, पहले अभी थिंग्स पे बात करते हैं। थिंग्स मतलब वस्तु बोलूं चलेगा, ये फर्नीचर इज अ थिंग, ये फर्नीचर इज अ थिंग, दैट कैमरा इज अ थिंग, दैट स्क्रीन इज अ थिंग जिस पे मैं देख रहा हूँ, राइट, कंप्यूटर इज अ थिंग, लैपटॉप इज अ थिंग। थिंग मतलब वस्तु, एनीथिंग। एसेट मतलब रिसीवेबल पे बाद में बात करेंगे। एनीथिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। अगर मैं एंटिटी की बात करूं तो एंटिटी कैन बी एन इंडिविजुअल, एंटिटी कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। जरा सिंपल एक बात करें, वो कैमरा जिस कैमरे में मैं देख के पढ़ा रहा हूं, ये कैमरा मेरे लिए क्या होगा, कैमरा एक थिंग है, ये कैमरा क्या है, एक थिंग। इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी मतलब इंडिविजुअल, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, क्या ये कैमरा मेरे कंट्रोल में है क्या, यस और नो। जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, जब तक मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगा, कैमरा चालू होगा क्या। जैसे ये लाइट्स की बात करते हैं, ये जो लाइट्स है, यहाँ लगी हुई लाइट्स है, दे आर द थिंग्स, दे आर द थिंग्स, यस और नो। जो लाइट है वो थिंग है। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी यानी इंडिविजुअल कृष्णा, एंटिटी यानी इंडिविजुअल कृष्णा, के लाइट्स मेरे कंट्रोल में है क्या। मैंने जैसी लाइट्स बंद किया, लाइट्स बंद हो गई, अंधेरा हो गया। एक मिनट, अंधेरा नहीं हुआ सर, समझा ही नहीं सर, दिखाई नहीं अंधेरा हुआ करके हमको, रुको अभी दिखेगा, अंधेरा होते हुए दिखेगा आपको। मैंने जैसी लाइट बंद किया, आपको नहीं लगता ये देखो यहाँ पे पैच आ गया, ये देखो ये अंधेरा हो गया, राइट, लाइट बंद कर दिया, वैसी क्या हो गया, अंधेरा हो गया। एक मिनट, और तो ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, ये देखो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, क्या ये लाइट्स मेरे कंट्रोल में। मैं जब तक अलाउ नहीं करूंगा, मैं जब तक अलाउ नहीं करूंगा, कैन एनीबडी यूज दिस लाइट्स, जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, कैन एनीबडी एल्स यूज द लाइट। तो ये लाइट एक वस्तु है, ये लाइट एक वस्तु है, ये लाइट एक थिंग है, ये लाइट एक थिंग है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी यानी कृष्णा, यहाँ एंटिटी कृष्णा है, इंडिविजुअल। जैसा अगर मैं डोमिनोज के फर्नीचर की बात करूं, जो डोमिनोज का फर्नीचर है, डोमिनोज का फर्नीचर मेरे कंट्रोल में नहीं है, डोमिनोज के कंट्रोल में। डोमिनोज क्या है, इंडिविजुअल है कि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही मैंने वो कैमरे की बात की, इस लाइट्स की बात की, वो कैमरा, ये लाइट, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। मैं तो वो कैमरा जब तक कृष्णा अलाउ नहीं करेगा कोई और यूज कर पाएगा क्या, ये लाइट्स कृष्णा अलाउ नहीं करेगा तब तक कोई और यूज कर, मैंने ताला मार दिया यहाँ, तो ये स्टूडियो में कोई आ पाएगा क्या, ये मेरे कंट्रोल में। तो दीज आर द थिंग विच आर द अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव। ये इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है, हम इसकी मदद से कमा सके, हम इसकी मदद से कमा सके। देखो कमाई कैसे भी हो सकती, या तो उसको यूज करके कमा लो, या उसको बेच कर कमा लो। क्या बोला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे, इकोनॉमिक बेनिफिट निकालना है, या तो यूज करके कमा लो, या प्रॉफिट जोड़कर बेच कर कमा लो, प्रॉफिट जोड़कर बेच कर कमा लो। इकोनॉमिक बेनिफिट जब हम निकालने की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक बेनिफिट यदि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इकोनॉमिक बेनिफिट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट बेचकर ही निकाला जाएगा, यूज करके भी। जैसा ये जो कैमरा है, ये कैमरा मैं बेचकर कमा रहा हूँ कि उसको यूज करके क्लासेस ले पा रहा हूँ। वो जो कैमरा है इसको बेचकर नहीं कमाया मैंने, मैंने उसको यूज करके प्रॉफिट कमाया, उसको यूज करके प्रॉफिट कमाया। तो आपको नहीं लगता दैट कैमरा, वो जो कैमरा है, वो कैमरा मेरे लिए क्या बन गया, वो कैमरा मेरे लिए क्या बन गया, एसेट। वो कैमरा मेरे लिए क्या बन गया, एसेट, बिकॉज इट इज अ थिंग, दैट कैमरा इज अ थिंग, दैट कैमरा इज अ वस्तु विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, मेरे कंट्रोल में, मेरे अलावा वो उसको और कोई यूज कर पाएगा क्या। एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव, उसको यूज करके आई एम एबल टू टेक द क्लासेस ऑन टाइम, आई एम एबल टू टेक द क्लासेस फ्रॉम माई होम। तो दैट इज वॉट द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कैमरा इज गिविंग मी। सेम लाइट, दिस इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव। वो लाइट की मदद से मेरा यहाँ पे लाइटिंग मेंटेन है, मैं क्लासेस प्रॉपरली ले पा रहा हूँ। यस 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 और नो। डोमिनोज का फर्नीचर मेरे लिए एसेट हो सकता है क्या, डोमिनोज का फर्नीचर मेरे लिए एसेट हो सकता है क्या, सोच के देखो, डोमिनोज का फर्नीचर मेरे लिए एसेट हो सकता है क्या। दैट फर्नीचर इज अ थिंग, दैट फर्नीचर इज अ थिंग, इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, क्या वो मेरे कंट्रोल में है कि डोमिनोज के कंट्रोल में, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे लिए एसेट नहीं है, वो डोमिनोज के लिए एसेट हो सकता है, बट क्या वो मेरे लिए एसेट है क्या, नहीं। इट इज अ थिंग,
इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डोमिनोज, तो डोमिनोज का एसेट हो सकता है अगर उसको उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। मेरे को पता है डोमिनोज का जो फर्नीचर है, क्या वो फर्नीचर यूज करके उनको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, यस और नो? डोमिनोज का फर्नीचर डोमिनोज यूज करके उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकालता है, यस और नो? यस, ऑफ कोर्स। अरे वहां पे जाते हो आप, बैठ के पिज्जा खाते हो, यस और नो? यू कैन ईट पिज्जाज और बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो, दैट्स देयर इकोनॉमिक बेनिफिट। दैट्स फर्नीचर बेच के कमाया कि यूज करके कमाया? फर्नीचर बेच के नहीं कमाया, यूज करके कमाया। आई होप आपको समझा है एसेट का मतलब। ये कैश, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो कैश है, ये जो कैश है, कैश इज अ थिंग, यस और नो? कृष्णा ध्यान दे, ये कैश इज अ थिंग, यस और नो? इज दिस अ थिंग, यस? क्या ये मेरे कंट्रोल में? क्या ये मेरे कंट्रोल में? क्या ये मेरे कंट्रोल में? ये कैश मेरे कंट्रोल में? मैं जिसको चाहूँ वहां स्पेंड कर सकता हूँ ना, मैं जहां चाहूँ वहां स्पेंड कर सकता हूँ। क्या ये मेरे कंट्रोल में? यस। इज दिस अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी? ये मेरे कंट्रोल में। इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? आई कैन फुलफिल माई डिमांड ना, इसको स्पेंड करके, इसको यूज करके आई कैन फुलफिल माई यूटिलिटी, दैट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। इसको स्पेंड करके मैं कुछ ना कुछ बेनिफिट ही लूंगा इसके अगेंस्ट में। अरे खा ही लूंगा मैं, कुछ समोसा ही खा लूंगा, दैट्स माई बेनिफिट ना। मेरे को लग रहा है उस समोसे में बेनिफिट है, तभी तो खाया, तभी तो लिया। दैट्स माई इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट्स माई इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये कैश भी मेरे लिए क्या है? ये कैश भी मेरे लिए क्या बन गई? यस, जोर से बोल। नहीं, ये कैश भी मेरे लिए एसेट है, ये कैश भी मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट मतलब एनीथिंग, ध्यान से सुन, एसेट मतलब एनीथिंग, एक वस्तु विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव। फ्यूचर में हम उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। ऐसी सारी चीजों को, ऐसी सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? ऐसी सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। ऐसी सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है एसेट का मतलब, यस और नो? चलिए आगे बढ़ू यहाँ से। अभी हमने सिर्फ बात की थिंग्स वाले पोर्शन पे, अभी जो हमने बात की वो कौन से पोर्शन में बात की? थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट एसेट्स वाला पोर्शन, सॉरी रिसीवेबल वाला पोर्शन। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैंने ये यहाँ एक बंदा खड़ा है दीपक नाम का, आपको नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ दीपक नाम का एक बंदा खड़ा है। हमने हमने दीपक को 10 लाख रुपए दिए। हमने दीपक को कितने रुपए दिए? 10 लाख रुपए। मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 10 लाख रुपए हमने दीपक को दे रखे, हमने मिलके जो दीपक को 10 लाख रुपए दे रखे, जो 10 लाख रुपए का लोन मैंने उसको दिया, आपको नहीं लगता वो लोन हमारे लिए रिसीवेबल है? वो लोन हमारे लिए रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, उससे लेना, क्योंकि मैंने पैसे दे के भूलना नहीं है, पैसे दिए वो मैंने दिए लोन, एज अ लोन, मैं उससे फ्यूचर में रिसीव करने वाला हूँ। वो 10 लाख रुपए मैंने जो लोन दे रखा है, दैट 10 लाख रुपीज इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। वो 10 लाख रुपए मेरे लिए, उससे मैं उससे रिसीव करने वाला हूँ, दैट्स 10 लाख रुपीज इज रिसीवेबल फॉर मी, रिसीवेबल इन फ्यूचर, दैट 10 लाख रुपीज इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी? क्या है मेरे कंट्रोल में है? क्या मेरे कंट्रोल में है? क्या मैंने ही उसको बोला आज 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तेरे को, हर महीने में 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट करके वापस करना है, 1-1 महीने की इंस्टॉलमेंट करके वापस करना है, राइट? 10 लाख रुपए दिया तेरे को इंस्टॉलमेंट में, मैंने इंस्टॉलमेंट डिफाइन करके दी ना उसको। अरे वो छोड़ दो, मैं कभी भी उसकी कॉलर पकड़ के बोल सकता हूँ पैसे निकाल, कभी भी मैं उसकी कॉलर पकड़ के बोल सकता हूँ पैसे निकाल, यस और नो? आज अगर मैंने उसको पैसे दिए तो पैसे दे के भूल गए कि मैंने उसको सिर्फ पैसे दिए, उससे मैं वसूलूंगा भी। मैं कभी भी जाके उसको बोल सकता हूँ ना मेरे पैसे निकाल, मैं कभी भी उसको जाके बोल सकता हूँ मेरे पैसे निकाल, यस और नो? यस और नो? तो दैट 10 लाख रुपीज रिसीवेबल है, वो 10 लाख रुपीज मेरे को उससे रिसीवेबल है, वो 10 लाख रुपीज रिसीवेबल है एंड इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ अस, हमारे कंट्रोल में, हम एंटिटी हमारे कंट्रोल में, यस और नो? और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? बदले में हम उससे क्या लेंगे? पैसा तो लेंगे, साथ ही साथ आपको नहीं लगता बदले में उससे हम इंटरेस्ट भी लेने वाले? लोन है, लोन पे हम इंटरेस्ट लेंगे, यस और नो? तो उस पर हमको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। हमको उस पर क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। तो जो 10 लाख रुपए मैंने उसको एज अ लोन दे रखा है, जो 10 लाख रुपए, वापस बोल रहा हूँ, जो 10 लाख रुपए मैंने एज अ इंटरेस्ट उसको दे रखा है, 10 लाख रुपए मैंने उसको एज ए इंटरेस्ट जो लोन दे रखा है, वो मेरे लिए क्या बन गया? इट इज रिसीवेबल, इट इज रिसीवेबल, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव। फ्यूचर में मैं उस पर इंटरेस्ट मांग सकता हूँ, मैं उससे इंटरेस्ट कमा सकता हूँ। आई होप आपको समझा है यहाँ तक। जैसा एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स लोग, आप लोग कृष्णा सर क्लासेस के लिए, आप लोग हमारे लिए क्या बन गए? आप लोग हमारे लिए क्या बन गए? स्टूडेंट्स हो, कस्टमर्स, कस्टमर्स हो, राइट? स्टूडेंट्स कस्टमर्स, दूसरी भाषा में मैं कस्टमर्स बोल सकता हूँ। आपको नहीं लगता हमें आपसे ट्यूशन फीस रिसीवेबल है? मुझे आपसे ट्यूशन फीस रिसीवेबल है, रिसीवेबल है क्यों? क्योंकि अभी तक पैसा नहीं भरा आपने, राइट?
वी आर हैविंग अ डेमो लेक्चर्स और समथिंग लाइक दैट। तो अभी तक आपने पैसा भरा है क्या? नहीं, अभी तक आपने पैसा भरा है क्या? नहीं। तो बट हाँ, अगर आपने सर्विसेज ले ली, 4 महीने 6 महीने आपने अटेंड कर ली क्लासेस, क्लासेस अटेंड कर ली, अब आपको नहीं लगता हमारे लिए वो 4 महीने का, 4 महीने हुए पैसे नहीं दिए, बट अब मुझे वो पैसा आपसे रिसीवेबल है क्योंकि मैंने सर्विसेज डिलीवर कर दी, क्योंकि मैंने सर्विसेज डिलीवर कर दी, तो वो पैसा आपसे रिसीवेबल है। अब मैं कहता हूँ जो पैसा मुझको रिसीवेबल है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या मैंने ही आपको बोला है आपको पहली इंस्टॉलमेंट 15 दिन बाद भरनी है, अगली इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद भरनी है। ये डेट्स मैंने ही डिफाइन करके दिए आप लोगों को, पहली इंस्टॉलमेंट 15 महीने बाद, अगली इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद। तो ये जो डेट्स ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? आप पेमेंट कब करोगे, क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? यस और नो? इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी? यस। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? अगर आपको पसंद आते हैं लेक्चर्स, आप आपके फ्रेंड्स को रेफर करोगे, they'll come, I'll having a bigger base then, that's future economic benefit। वो क्या कहलाया जाएगा हमारा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे कमाएं, हम लोगों के रेफरेंस से भी कमाई कर सकते थे। हमारे पास अगर नए कस्टमर्स जुड़ रहे तो दैट इज, तो वो जो कस्टमर से पैसा रिसीवेबल है, अकाउंट्स की भाषा में कस्टमर्स को डेटर्स बोला जाता है, अकाउंट्स की भाषा में कस्टमर्स को क्या बोला जाता है? डेटर्स। जो पैसा कस्टमर्स यानी डेटर से रिसीवेबल है, जो पैसा कस्टमर्स यानी डेटर्स से रिसीवेबल है, वो पैसा जो कस्टमर्स या डेटर्स से रिसीवेबल है वो हमारे लिए क्या है? जो पैसा कस्टमर्स यानी डेटर्स से रिसीवेबल है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए क्या है? बोलो 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 बोलो, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। जो पैसा कस्टमर्स यानी डेटर्स से रिसीवेबल है वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। वो हमारे लिए क्या है? एसेट। तो दिस आर थिंग्स एंड रिसीवेबल, थिंग्स एंड रिसीवेबल। देख लो वापस मैं दोनों को साथ में पढ़ के बोलूँ डेफिनेशन अगर, तो एसेट मतलब क्या होता है? एनीथिंग और रिसीवेबल। एसेट मतलब एनीथिंग और रिसीवेबल which is under the control of entity and future economic benefits can be derived। Asset means anything or receivable which is under the control of entity and future economic benefits can be derived। Anything or receivable which is under the control of entity and future economic benefits can be derived। That brings us to the next question। What do you mean by expenses? What do you mean by expenses? Any wild guess? Expenses मतलब बोलो बोलो। खर्चा। एक जवाब ये पक्का मिलता है, खर्चा। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। बेटा ये हिंदी इंग्लिश की क्लास चल रही क्या? इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद कर रहे हैं आप? खर्चा। अच्छा खर्चा मतलब क्या? खर्चा मतलब क्या? जैसा जैसा इसने इसका इसका जवाब देना है कि सर मनी स्पेंड। ओके, मनी स्पेंड। अगर हमने पैसा दे दिया तो हमने खर्चा कर दिया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मनी स्पेंड इज एक्सपेंसेस, इनका बोलना है, कृष्णा का बोलना है मनी स्पेंड इज एक्सपेंसेस। एनीवन एल्स? एनीवन वांट्स टू हेल्प? एक जवाब मिलता है सर एनीथिंग परचेज्ड। ठीक है, एनीथिंग परचेज्ड ये एक्सपेंसेस हो गए, एनीथिंग परचेज्ड ये एक्सपेंसेस हो गए। चलो आ जाओ, मैं आपको कुछ किस्से बताता हूँ, कुछ किस्से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लास आपको पता है क्या, 3 दिन, 3 4 दिन हो गए उस बात को, 4 दिन पहले की बात है। मैं ज़िंदगी में खुद को समय दे रहा था, हॉलीडे था, क्लासेस ऑफ थी, खुद को समय दे रहा था, घर पे शांति से बैठ कर टीवी देख रहा था, घर पे कोई नहीं था। माई वाइफ वॉज इन द बैंक, मैं घर पे बैठकर खुद को समय दे रहा था, टीवी देख रहा था। मतलब जब आप घर पे खुद को समय दोगे ना, खुद को समय दोगे घर पे अगर आप, सबसे ज़्यादा मेहमान तभी आते हैं। बराबर हुआ होगा आप लोगों के साथ। घर का डोरबेल बजा, मैं दरवाजे पे गया, दरवाजे पे क्या देखता हूँ, हमारे घर का राशन वाला खड़ा था। मैंने उसको पूछा भाऊ यहाँ कैसे? बोले वो भाभी ने सामान की लिस्ट दी थी, तो वो लिस्ट के हिसाब से सामान लेके आया हूँ। मैंने सामान लिया, एक कोने में रखा, दरवाज़ा बंद करने गया, राशन वाला वहीं खड़ा था। वो बोले भैया पैसे। मैं बोला काय के? वो बोले सामान के। मतलब लिस्ट किसने दी थी? भाभी ने। तो उनको आने दे, सामान बराबर होगा तो पैसे दुकान पे पहुंच जाएंगे। वो चला गया, पैसे उसको दुकान पे पहुंच जाएंगे। मैं टीवी देखने वापस बैठा, टीवी पे मैं क्या देखता हूँ, टीवी पे जूही जी आती है। जूही जी बोलती है टेढ़ा है पर मेरा है। मैंने देखा वो राशन के थैले पे कुरकुरे का पैकेट रखा था, पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। फिर परिणीति जी आती है, परिणीति जी भी बोलती है टेढ़ा है पर मेरा है। मैंने दूसरा पैकेट लिया, उठाया, खा लिया। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। क्या मैंने वो राशन वाले को पैसे दिए थे? क्या मैंने वो राशन वाले को पैसे दिए थे? यस और नो? आई हैव पेड मनी टू द राशन वाला? नो। मैंने क्या उसको पैसे दिए थे? क्या नहीं। बट क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या बट क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या यस और नो? क्या मेरा खर्चा हो गया? क्या यस?
मेरा खर्चा हो गया, मैंने पैसे नहीं दिए, बट मैंने खा लिए, मैंने कुरकुरे खा लिए, मैं चाह कर भी अब कुरकुरे वापस नहीं कर सकता, मुझे पैसे ही देने होंगे, मैं चाह कर भी कुरकुरे वापस नहीं कर सकता, आप पैसे देने होंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, खर्चा तभी होगा क्या जब पैसा स्पेंड किया? जरूरी नहीं है, खर्चा तभी होगा जब हमने पैसा स्पेंड किया, जरूरी नहीं है। इफ आई हैव कंज्यूम्ड, खर्चा हो गया, इफ आई हैव कंज्यूम्ड, खर्चा हो गया। तो खर्चा कंजम्पशन के वक्त होगा क्या? खर्चा पेमेंट के वक्त होगा क्या? खर्चा पेमेंट के वक्त, सॉरी, मनी स्पेंड करते वक्त होगा क्या? नहीं। तो मनी स्पेंड इज एन एक्सपेंडिचर, ये गलत डेफिनेशन है, कई बच्चे याद रखते हैं इसको, मनी स्पेंड इज एन एक्सपेंडिचर, कई लोग पढ़ा भी देते मनी स्पेंड इज एन, नहीं, गलत है। जरूरी नहीं है खर्चा सिर्फ पेमेंट के वक्त हो, जरूरी नहीं है खर्चा सिर्फ पेमेंट के वक्त हो। और क्या हो सकता है? जैसे सर परचेस किया तो खर्चा बोलते, परचेस किया तो खर्चा। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते, कॉपी की बात करते, एक कॉपी लेते, कहाँ गई एक आधी कॉपी, बताओ, टाइम पे नहीं मिलती कॉपी। एक मिनट, हाँ, आई विल बी बैक। मैं एक चीज बताओ, ये जो कॉपी है, ये एक कॉपी है मेरे पास, दिख रही है क्या सभी को? दिस इज अ कॉपी विथ मी राइट नाउ। मतलब जब ये मैंने कॉपी खरीद के लेके आया था, ये जो कॉपी मैंने खरीद कर लेके आया था, इसके ऊपर एमआरपी कुछ 250 रुपये लिखी हुई है, डायरी है एक्चुअली, ईयर डायरी है ये, इसके ऊपर में 250 रुपये की एमआरपी लिखी हुई है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब मैंने कॉपी खरीद के लेके आया था तब ये मेरा खर्चा हो गई क्या? कॉपी जब मैंने खरीद कर लेके आया तब ये मेरा खर्चा है क्या? यस और नो? जब ये कॉपी मैंने खरीदा तब मेरा खर्चा है क्या? यस, यस। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब मैंने कॉपी खरीदा, डोंट यू थिंक दिस कॉपी इज अ थिंग? दिस कॉपी इज अ थिंग, यस और नो? दिस कॉपी इज अ थिंग, दिस कॉपी इज अ थिंग। इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी? क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ इस कॉपी को यूज कर सकता हूँ, जब चाहूँ खोलूँ, जब चाहूँ बंद कर दूँ, जब चाहूँ इस पे जो लिखना है लिख दूँ। तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? यस और नो? क्या ये मेरे कंट्रोल में है क्या? यस और नो? अच्छा, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव हो सकता है क्या? इसको यूज करके मैं मेरे नोट्स बना सकता हूँ जो शायद मैं आगे पब्लिश कर दूँ, या इसको यूज करके मैं मेरा इंटेलेक्चुअल बढ़ा सकता हूँ, ज्ञान बढ़ा सकता हूँ, जो शायद मेरे को आगे इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ जनरेट कर कर दे दे। तो ये कॉपी से क्या मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव हो सकता है क्या? यस। तो क्या लगता है, ये जब मैंने कॉपी खरीदा, तो कॉपी खरीदा तब ये एक्सपेंडिचर है कि एसेट है? एक्सपेंडिचर कैसे हुआ बेटा? खरीदते वक्त एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? तो एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ थिंग, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, ये एंटिटी यानी मेरे कंट्रोल में, दिस इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव, इससे मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी डिराइव कर सकता हूँ। तो ये खर्चा हुआ कि एसेट हुआ? ये खर्चा नहीं हुआ, ये एसेट हुआ। बेटा कोई भी चीज खरीदते वक्त खर्चा नहीं रहती, सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चीज खरीदते वक्त खर्चा नहीं रहती, खरीदते वक्त क्या रहती? एसेट। खरीदते वक्त क्या रहती? एसेट। तो एनीथिंग परचेज इज नॉट एक्सपेंडिचर, एनीथिंग परचेज कैन इज योर एसेट। जो चीज खरीदी थिंग इज इट इज अंडर कंट्रोल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो एसेट हो गई, इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव, वो एसेट हो गई। तो खर्चा ना पैसा देते वक्त होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, खर्चा ना पैसा देते वक्त होता है, ना खर्चा खरीदते वक्त होता है। तो व्हाट इज एक्सपेंसेस देन? व्हाट इज एक्सपेंसेस? खर्चा कब होगा? मैं ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस मीन्स एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस मतलब एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस मतलब एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम। वो कुरकुरे वाला एग्जांपल याद करो, कुरकुरे वाले एग्जांपल में मैंने पैसे नहीं दिए थे, बट क्या मैंने खा लिए थे क्या? मैंने पैसे नहीं दिए थे बट क्या मैंने खा लिए थे क्या? यस, मैंने खा लिया था, मैंने उस कुरकुरे को कंज्यूम कर लिया, पैसा नहीं दिया, कंजम्पशन खर्चा हो गया। मेरे को एक चीज बताओ, ये किताब जब मैंने खरीद के लेके आई, ये एसेट नहीं, किताब जब खरीद के लेके आई तब ये एक्सपेंस नहीं था। बट अब इस किताब में मैंने लिखना चालू किया, जैसा लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिखा माई नेम इज कृष्णा। तो मैंने जैसे ही इस किताब में लिखा, अब आपको नहीं लगता इसको मैंने कंज्यूम करना चालू कर दिया? इस किताब को मैंने क्या करना चालू कर दिया? कंज्यूम। तो खर्चा कब हुआ? जब मैंने खरीद के लाया था तब, या जब मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं तब?
जब कंज्यूम कर रहे हो, खरीदते वक्त तो एसेट था, कंजम्पशन के वक्त क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन के वक्त क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। तो आपको नहीं लगता वो एसेट्स, वो एसेट जिसमें से आप इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल लो, वो एसेट जिसमें से आप इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल लो, वो एक्सपेंडिचर बनते चले जाएंगे। इसमें से लिखना, इसके ऊपर लिखना इज द इकोनॉमिक बेनिफिट ना, लिख के ज्ञान प्राप्ति पाना इज द इकोनॉमिक बेनिफिट। जब मैं लिख के ज्ञान प्राप्ति पालूंगा, तो आपको नहीं लगता ये जो किताब जो मेरे लिए एसेट थी, वो मेरे लिए क्या बन गई, एक्सपेंडिचर। वो मेरे लिए क्या बन जाएंगी, एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमिक बेनिफिट, एसेट्स में से इकोनॉमिक बेनिफिट निकालते जाओ, वो एक्सपेंसेस बनते जाएंगे। बट हर एसेट ऐसा नहीं होता, मैं आगे बताऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो हर एसेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, मेजरली थिंग्स वाले पोर्शन के साथ ऐसा होता है। जो वस्तु है उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट निकालो तो वो एसेट बनते जाती है। जो वस्तु है उससे इकोनॉमिक बेनिफिट निकालते जाओ तो वो क्या बनते चली जाती है, एसेट। रिसीवेबल तो रिसीवेबल, आगे पैसे खत्म हो जाता मैटर। रिसीवेबल तो रिसीवेबल, आगे पैसे तो खत्म हो जाता। ये क्लियर है क्या, समझा के यहाँ तक, हाँ या ना? तो वापस मेरे लिए रिपीट करो, मेरे लिए रिपीट करो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, खर्चा तो बोलना ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? खर्चा नहीं, ये हिंदी इंग्लिश नहीं चल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? तो मनी स्पेंड इज एक्सपेंसेस, गलत। परचेजेस एक्सपेंसेस, गलत। नहीं, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, बोलो। एनी गुड्स और सर्विसेज, एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर consumed. Any goods or services which are consumed is our expenditure. Any goods or services which are consumed is our expenditure. I hope ये समझा है यहाँ तक। Any goods or services which are consumed is our expenditure. Any goods or services which are consumed is our expenditure. Clear है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ यहाँ से, पक्का श्योर? ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस का डिफरेंस मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो एसेट्स मतलब क्या होता है, इट इज एनीथिंग और रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड। एंड एक्सपेंसेस आर एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। लास्ट की दो चीजें बाकी है। क्या क्या बचा हुआ है, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। अब क्या बचा है, लाइबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज एंड इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, एक वाइल्ड गेस करो, लाइबिलिटी मतलब क्या होता होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल। लाइबिलिटी इनकम बहुत ईजी है, उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितने एसेट्स और एक्सपेंसेस में। 3-4 मिनट में तो खत्म भी हो जाएगा समझा के कि लाइबिलिटी मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब क्या लग रहा है, लाइबिलिटी सोच के देखो, लाइबिलिटी मतलब क्या है? एनीथिंग। क्या लिखा है, लाइबिलिटी मतलब क्या? एनीथिंग विच इज पेएबल। एनीथिंग विच इज पेएबल, जो पे करना बाकी है, या पेएबल है, जो ऑब्लिगेशन है। कई लोग बोलते हैं ऑब्लिगेशन टू पे, एक ही बात है। इफ इट इज पेएबल वो लाइबिलिटी है, इफ इट इज पेएबल वो लाइबिलिटी है। एग्जांपल के तौर पे हमने हमने जो दीपक को पैसे दे रखे थे, हमने जो दीपक को पैसे दे रखे थे, वो हमारे लिए क्या थे, वो हमारे लिए क्या थे, रिसीवेबल। वो हमारे लिए क्या थे, रिसीवेबल। यस और नो? जो पैसा हमने दीपक को दे रखा था वो हमारे लिए रिसीवेबल थे, बट वो पैसे दीपक के लिए क्या थे, वो पैसे दीपक के लिए क्या थे, वो पैसे दीपक के लिए क्या थे, पेएबल। तो वो हमारे लिए एसेट है, बट दीपक के लिए लाइबिलिटी है। हमारे लिए एसेट है, दीपक के लिए लाइबिलिटी। जो ट्यूशन फीस कृष्णा सर क्लासेस को, जो ट्यूशन फीस आपसे रिसीवेबल है, जो ट्यूशन फीस हमारे क्लासेस को आपसे रिसीवेबल है, वो हमारे लिए रिसीवेबल है, आपके लिए पेएबल है। तो वो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी। वो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी। आई होप आपको लाइबिलिटी मतलब समझा है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज पेएबल। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज पेएबल। Then what do you mean by income? What do you mean by income? Yes, what do you mean by income? What do you mean by income? What do you mean by income? Anything which is earned. Simple शब्दों में, anything which is earned. अरे जो कमाया उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम। एनीथिंग विच इज अर्न, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो हमने कमाया वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, इनकम। वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, इनकम। एनीथिंग विच वी हैव अर्न, एनीथिंग विच वी हैव अर्न। आई होप समझा है यहाँ तक। 4 टर्म्स है, एक बार मेरे लिए रिपीट करो, फटाफट बोलो। पहला क्या है, ये 4 टर्म्स है इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, एसेट। एसेट्स मतलब क्या होता है, एनीथिंग और रिसीवेबल। माइक बंद रहने दो, बोलते चलो मेरे साथ, दिख रहे हो आप लोग, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। एसेट मतलब क्या, एनीथिंग और रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ
entity and future economic benefits can be derived. That's asset. एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस कब होता है? एट द टाइम ऑफ परचेजेस, एट द टाइम ऑफ स्पेंडिंग मनी? कि दोनों गलत है? दोनों गलत है। पैसा देते वक्त या खरीदते वक्त नहीं। कब होता है एक्सपेंसेस? एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? कंजम्पशन, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। लाइबिलिटी, एनीथिंग पेएबल। इनकम, एनीथिंग विच वी हैव अर्न, एनीथिंग विच इज अर्न, दैट इज इनकम, दैट इज इनकम। एक कनेक्ट करवा कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो हमारे सिलेबस में पोर्शन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। हम इस वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो हमको इनकम एंड एक्सपेंसेस पता होना चाहिए। एंड अगर हमको हमको अगर फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो हमको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जानकारी होनी चाहिए। तो हम ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इर्द गिर्द घूमेंगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज, इसके इर्द गिर्द जब हम घूमेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो ये चार टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है यहाँ तक? कम ऑन, हरी अप, नोट इट डाउन। ये लिख लो, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज लाइबिलिटी, व्हाट इज इनकम। लिख लो इसको फटाफट। लाइक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी मेंटेन नहीं करोगे। यू मेंटेन अ प्रॉपर कॉपी एज इफ दिस इज़ योर फेस टू फेस क्लासेज ओनली। तभी जाके उसका बेनिफिट आपको लास्ट में समझ में आएगा कि क्या फ़ायदा है उसका। आई होप आपका लिख के हो गया हो यहाँ तक। यस, यदि आपका यहाँ तक लिख के हो गया हो तो आज हम यहीं रुकने वाले हैं। आज हम यहीं रुकेंगे, दैट वाज फॉर द डे। आज हम यहीं रुकेंगे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, टुमारो। नहीं, वैसे कल संडे, कल छुट्टी है आपको। बट द नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विल बी स्टार्टिंग विद रिकॉर्डिंग पोर्शन, जो एक्चुअल हमारे अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में हमने देखा ना, इट इज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, हाउ टू रिकॉर्ड दैट। दैट इज द बेसिक क्रंच ऑफ दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट। वो हम चालू करने वाले मंडे से। डोंट एवर थिंक टू मिस दैट लेक्चर, ठीक है?
तो आज हम यहीं रुकते, आप लोग रुकेंगे, मेरे को आपसे बात करना है। आज हम यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, गुड डे, सी यू, टेक केयर।